सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष, जो आज़ादी की लड़ाई हो रही है उसकी बात हो रही है कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। वयस्क मताधिकार मतलब बच्चों जो 18 साल से अधिक की आयु के हैं वो सभी वोट दे सकते हैं अपनी सरकार चुनने के लिए। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। इसमें कोई जाति, धर्म या लिंग पर भेदभाव नहीं होगा। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, महिला हो या आदमी हो, वो वोट डाल सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है, मतलब इस तरह से जो सरकार चुनी जाती है वो जनता की सरकार बन जाती है। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। राज्य के कौन कौन से अंग हैं? एक विधायिका, कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। देखिए विधायिका क्या होती है, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में ये कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। न्यायपालिका क्या करती है? ये न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है तथा इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। अब देखिए शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पर मिलान करें तो देखिए इन्हें मिलान कर देते हैं हम। भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र, ये पहला हो गया 18 साल। ठीक है, राज्य की कानून बनाने वाली, ये पहला हो गया 18 साल। दूसरा क्या है? राज्य की कानून बनाने वाली संस्था, ये दूसरा हो गया विधायिका। तीसरा है राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था, उसे बोलते हैं हम कार्यपालिका। लास्ट क्या है? राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था, ये होती है बच्चों न्यायपालिका। ठीक है, ये मैच कर देंगे। पहले में 18 साल आएगा, उसके सामने 18 साल लिखेंगे, दूसरे में विधायिका, तीसरे में कार्यपालिका, चौथे में न्यायपालिका। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए फर्स्ट लाइन लिख देंगे आप यहाँ से आंसर नंबर 1 में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे स्पष्ट करना है? यह आंसर नंबर 1 था। ठीक है, अब हम आंसर नंबर 2 करेंगे। अब आंसर नंबर 2 करेंगे। आंसर नंबर 2 देखो, यहाँ से आंसर नंबर 1 है और यहीं से आंसर नंबर 2 भी है। आंसर नंबर 2 आपको करना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप ऊपर से ही लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ही। पहले लाइन में भी आपको बस पहला आंसर में पहली लाइन लिख देनी है, दूसरा आंसर में ये दोनों लाइन लिखनी है। दूसरा आंसर में लिखेंगे आप सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं? तो इसमें आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर बस ये तीसरा हो जाएगा और यहाँ तक। ठीक है, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूरी टेबल बना के ऐसे ही लिखनी है। राज्य के अंग हेडिंग डालकर फिर लिखेंगे विधायिका और लिखेंगे इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका में लिखेंगे ये कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। और नंबर 3 में ये
टेबल में ही लिखेंगे न्यायपालिका हेडिंग डालकर। ये न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है तथा इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ से लिख देंगे शक्तियों के बंटवारे से, आंसर नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब शक्तियों के दुरुपयोग, शक्तियों का गलत यूज ना हो, इसलिए इन सभी अंगों को, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ये हो गया आंसर नंबर 4। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।